हेलो साथियों, कैसे हैं। श्रेयान अकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और जो फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग अभी तक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने डायोड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। देन डायोड के जो एप्लीकेशंस के अंदर हम चल रहे थे, और डायोड के एप्लीकेशंस के अंदर क्लिपर का एप्लीकेशन हमने देख लिया। देन उसके बाद में जो है हाफ वेव रेक्टिफायर जो वो भी हमने देख लिया था। फुल वेव रेक्टिफायर के जो हमने उसकी क्या बोलते हैं कि एवरेज करंट और उसके लिए आरएमएस करंट वो देख लीजिए, है ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो हमारा चल रहा था टॉपिक पिछले वाले में, उसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो है हमने क्या देख लिया, एक तो हमने आई एवरेज यानी कि जिसे हम आई डीसी बोलते हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और वो कितनी आई थी, वो आई थी 2Im/पाई, जहाँ Im क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और उसी तरह से हमने आरएमएस वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी। तो आई आरएमएस जो है वो कितनी आ रही थी आपके पास, वो आ रहा था Im/√2, ठीक है। ये दो वैल्यू हमने आगे हम वहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी कल के वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट हम जो चल रहे हैं वो किसके ऊपर चल रहे हैं, वो चल रहे हैं इसकी एफिशिएंसी यानी कि दक्षता के ऊपर, ठीक है। तो दक्षता भी मैंने शायद वहाँ फाइंड आउट कर दी थी आपके लिए, है ना। दक्षता भी हमने फाइंड आउट कर ली थी, यानी एफिशिएंसी जो है वो नीटा भी हमने परसेंटेज में फाइंड आउट कर ली थी। और वो जो आई थी आपके, वो आई थी 80, है ना, 1.2 और 1/R+RL, ठीक है। ये भी हमने फाइंड आउट कल फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कर लिया था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे चलेंगे उसके में रिपल फैक्टर के लिए, ठीक है। किस में चलेंगे, रिपल फैक्टर में जो है वो फाइंड आउट वहाँ पे करने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिपल फैक्टर के लिए मैं इधर फाइंड आउट कर देता हूँ। जिसे हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे उर्मिका गुणांक। हिंदी में क्या कहेंगे, उर्मिका गुणांक यानी कि रिपल फैक्टर, ठीक है। अब रिपल फैक्टर का मतलब क्या है, रिपल फैक्टर का मतलब आपको फिर से पता है, क्योंकि आपको कंसेप्ट अगर दिमाग में तो आप कर जाएंगे। कंसेप्ट क्या है रिपल फैक्टर का, कि जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट के अंदर, है ना, आउटपुट जो हमारे पास करंट है उसके अंदर अल्टरनेटिंग का पोर्शन कितना है, क्योंकि रिपल का मतलब क्या है, चेंजेस होना, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आरएमएस की आरएमएस क्या एसी का कितना पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिपल फैक्टर। तो यहाँ रिपल फैक्टर अगर मैं देखूँ तो क्या होता है, आई AC/I DC, ठीक है। डीसी के रेस्पेक्ट में एसी का कितना पार्ट है वो रिपल फैक्टर होगा, ठीक है। चलिए हाफ वेव में कितना आ रहा था, 121% आ रहा था ना। यहाँ देखते हैं कितना आता है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि जो आरएमएस स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, वो होता है AC² + DC², ठीक है। तो AC इक्वल टू कितना हो गया, वो हो गया RMS² और माइनस DC² के रूट के, ठीक है। तो AC/DC किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी AC/DC वो है हमारा रिपल फैक्टर के बराबर। DC कॉमन लेंगे तो RMS² DC², ठीक है, रूट। अब इन दोनों की वैल्यू आपके पास है, कितनी है, ये रही, ये DC है, ये RMS है, रख दीजिए वैल्यू। इसका स्क्वायर करेंगे RMS का तो Im²/2 डिवाइडेड बाय DC का करिए तो 4Im² π², Im² से Im² कैंसिल आउट, ठीक है, -1 टू द पावर 1/2 लिख देता हूँ। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा 4 और 2 π² ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास π²/8 -1 टू द पावर 1/2। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आपको मिलने वाली पाई की वैल्यू आप 3.14 का स्क्वायर करके आप रखेंगे, तो फाइनल जो आपको रिपल फैक्टर की वैल्यू मिलने वाली है ये पहले वाले की क्या हो जाएगी, 48.2%, ठीक है। कितना रिपल फैक्टर होगा, 48.2%। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि वहाँ पे रिपल फैक्टर कितना था, 121%, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो थी वो डीसी से भी ज़्यादा थी, और यहाँ क्या है, डीसी की लगभग आधी है। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डीसी की लगभग आधी जो है वो क्या है, एसी करंट उसके अंदर है। तो इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो क्या कर रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसके अंदर आपके पास रिपल फैक्टर कम आ रहा है। इसका मतलब वो डीसी की तरफ टेंड कर रही है, मतलब डीसी बनने की कोशिश कर रही है, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और कहाँ तक बन गई, क्योंकि उसके अंदर 48% यानी कि 48% जो है वो क्या है, उसमें अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट है। उसके बाद बाकी जो पार्ट बचा हुआ वो सारा का सारा कौन सा है, वो आपके पास है कौन सा, एसी का पार्ट, हाँ सॉरी डीसी का पार्ट, ठीक है। चलिए तो क्या कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी ले लीजिए कि आई एसी जो होगी वो अगर 48.2 है तो आई डीसी जो है वो कितनी होगी, 100 होगी,
ठीक है। तो इसका मतलब करीब करीब क्या उसका आधा है। अब परसेंटेज निकालोगे तो कैसे करोगे इसके अंदर? परसेंटेज निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे, अच्छा परसेंटेज में ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई किया आपको क्या मिल जाएगा, ये परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, करीब करीब आधी जो है वो ऐसी रह जाती है डीसी की, है ना। और उसमें क्या थी, डीसी से ज़्यादा एसी थी। ठीक है। चलिए, तो रिपल फैक्टर हो गया, ये हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन आप देख लेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही वोल्टेज रेगुलेशन वी आर क्या होगा, इसके लिए भी वोल्टेज रेगुलेशन सेम ही है। जो वी आर होगा वो होगा आर अपॉन आर एल। आर क्या था, वोल्टेज रेगुलेशन अगर देखेंगे तो वो क्या होगा, आर अपॉन आर एल। और आर क्या था हमारे पास, आर रजिस्टेंस है किसका, डायोड का फॉरवर्ड बायस, और जो कोयल है उसका रजिस्टेंस। ठीक है। और आर एल क्या है, जो आप लोड रजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रिपल फैक्टर मैं लिख देता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 48 पॉइंट। ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला वही जो वहाँ था वही सेम यहाँ चल रहा है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है। चलिए, हाँ अब जो है PIV यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज, इसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो डबल होगी। इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी होगी, डबल होगी। कैसे होगी वो देखिए। जो आपका EM था यानी कि मैक्सिमम जो वोल्टेज है आपकी, उसका क्या है 2 टाइम्स होगा ये। अब मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार कैसे आएगा ये। तो मैं इसका दूसरा पोर्शन ले रहा हूँ, है ना, इधर वाला पोर्शन की बात मैं नहीं कर रहा अभी। ये आपने इस तरह से इसको सेंटर टेप बनाया था, ठीक है। ये RL है। हम कह रहे हैं कि रिवर्स बायस में डायोड पर कितनी वोल्टेज होगी। मान लीजिए ये रिवर्स बायस है, ठीक है। उसका हमने रिवर्स बायस किया तो उस पर नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव वाली साइकिल चल रहा है हमारा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये वाली इक्वेशन बनी। तो जब ये रिवर्स बायस है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ठीक है। ओपन सर्किट हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ठीक है। तो यहाँ ओपन सर्किट होने का मतलब जो भी वोल्टेज थी इसमें EM, वो पूरी की पूरी कहाँ मिल जाएगी आपको, इस पर, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगी नहीं तो इसका मतलब ये सारी की सारी वोल्टेज कहाँ मिली आपको, इसके ऊपर। और यहाँ से जो ये EM वोल्टेज आ रही थी एक वो और आ रही है। अगर आप किरचॉफ लॉ लगा के देखेंगे तो यहाँ क्या शॉर्ट सर्किट, तो टोटल मिला के इस डायोड को ऊपर कितनी वोल्टेज आ रही है, अगर इसके पैरेलल में देखें तो EM वोल्टेज तो इसकी वजह से मिलती है, EM वोल्टेज इसकी वजह से मिलती है। टोटल मिला के जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 EM। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये ओपन सर्किट होगा और वो यानी कि अगर वेव ऐसी लेते हैं कि ये रिवर्स बायस से फॉरवर्ड हो तो क्या होगा, इसके अंदर की जो वोल्टेज है वहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, इस पर पहुँच जाएगी, बाकी वोल्टेज वो मिलेगी। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, वोल्टेज जो आपको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, PVI = 2 EM जो है आपको वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। इस पर आप देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज, इस पे नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, इस पे, है ना। इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या, रिवर्स बायस में जो करंट होगी वो, है ना। तो रिवर्स बायस में क्या है, एक तो ये करंट इसमें से फ्लो करेगी, है ना, करंट इसमें से फ्लो करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ वोल्टेज कितनी आ जाएगी, EM आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये क्या है क्लोज सर्किट, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, EM आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो इस वाले पे ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितनी मिलेगी, ये EM यहाँ से मिलेगी, EM यहाँ से मिलेगी तो कितना हो जाएगा, 2 EM हो जाएगा। ठीक है। इसे बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि जब आप रिवर्स बायस में होते हैं तो रिवर्स बायस में डायोड पे कितनी करंट होती है उसे हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी है, 2 EM हो जाएगी। ठीक है। ये क्या हो गई, इसमें डबल हो गई है। तो ये हमारे पास क्या है, डबल वोल्टेज। फिर से मैं ये फुल वेव के लिए, और अगर हाफ वेव की बात करूँ तो फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ मैं। हाफ वेव के लिए एवरेज या DC कितनी होगी, Im/5। ठीक है। RMS कितनी होगी, Im/2। नीटा कितना होगा, ये होगा इसमें 81 पॉइंट है ना, तो उसमें होगा करीब करीब 40 पॉइंट समथिंग कुछ है ना, 40.6/1 + R/RL। और रिपल फैक्टर उसमें कितना होगा, 121%। और VR उसमें भी सेम रहेगा, R/RL। और PIV जो है उसमें रहेगा EM के इक्वल। ठीक है। ये सारी जो चीज़ें एक बार आप यहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए अगर आप क्वेश्चन को देखते ही सोल्व करना चाहते हो तो। ठीक है। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन देखते ही हमें सोल्व करना है, पहले उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो अभी तक जो भी कैलकुलेशन की है वो अगर आपको आती है नहीं आती है उसका कोई लेना देना इसका नहीं है। आपको सिर्फ अगर ये फॉर्मूले याद है हाफ वेव और फुल वेव दोनों के लिए, मेनली फुल वेव का क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, तो फुल वेव की जो चीज़ें हैं ये पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये याद है तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी, और याद नहीं है तो फिर समस्या आ सकती है।
और अगर याद नहीं है मेरी तरह, अगर मान लीजिए आप हर चीज़ को सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको सॉल्व करना आना चाहिए उसके लिए एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप पूरा एक इंटीग्रल कर सकें, सब कुछ कर सकें। वो सारी की चीज़ें हैं, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप हाथों हाथ उसके 1 मिनट के अंदर पूरा इंटीग्रल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे हो गई। इसका मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेता हूँ कि कैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर, इतना बड़ा तो नहीं पूछेंगे लेकिन उसके अंदर कोई भी एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो वो न्यूमेरिकल मैं देख लेता हूँ। चलिए, चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, है ना। एक क्वेश्चन है, इसमें सारी चीज़ जितनी भी अपने निकाली वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जा सकता है। नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे कोई एक चीज़ पूछेंगे, क्योंकि आपके पास क्या होगा, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी है कि आपको सोल्व करके देना है, ठीक है। तो इस एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें आ जाएगी और आप एक क्वेश्चन से जो है इसको समझ लेना। क्वेश्चन है 220 वोल्ट का 50 हर्ट्ज, ठीक है, आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टता को पूर्ण तरंग निष्कारी के मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर, है ना, के प्राथमिक कुंडली में निविष्ट किया जाता है। तो इसका मतलब इनपुट जो है क्वेश्चन में, इनपुट हम जो दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक कुंडली में देते हैं प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात, ठीक है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, NP, ठीक है, अनुपात NS, ये हमें गिवन है। और कितना गिवन है, ये है 15:2, ये हमें गिवन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद में लिखा परिपथ में लोड प्रतिरोध, परिपथ में लोड प्रतिरोध, ठीक है। तो लोड प्रतिरोध RL कितना है वो दे रखा है 1500 ओम, ठीक है, सॉरी 1100 ओम है, 1500 के 1100 ओम है, यानी कि ये ओम हमें गिवन है। उसके बाद में डायोड का अग्र दिशिक प्रतिरोध यानी कि RF हमें गिवन है, ठीक है। सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। क्या है अग्र दिशिक प्रतिरोध का मतलब है कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, ठीक है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध नगण्य मानते हुए, ठीक है, तो इसका मतलब जो हम वहाँ पे RS ले रहे थे वो क्या है, नगण्य यानी कि 0 मानना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, धारा का शिखर मान, ठीक है, औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान, डिस्क धारा का निर्गत शक्ति, ठीक है, प्रत्यावर्ती निविष्ट शक्ति, बहुत मतलब सारी चीज़ें पूछ ली है। अभी एक एक करके मैं इसको सॉल्व करता रहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको ये गिवन वोल्टेज है वो कौन सी है, ठीक है। गिवन वोल्टेज जो है ये मान लीजिए इस तरह से मैं अगर बनाता हूँ इसको, ठीक है, तो आपको ये वाली वोल्टेज गिवन है Vin, ये यहाँ वाली वोल्टेज गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वाली वोल्टेज आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ये आ रही है ना। तो यहाँ वोल्टेज कितनी होगी वो मुझे फाइंड आउट करनी है, Vs, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, Vs कह रहा हूँ, वो मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप मानिए कि Vp का शिखर मान, क्योंकि आपको क्या चाहिए, शिखर मान चाहिए, ठीक है। ये क्या दे रखा है हमें, 220 वोल्ट जो हमें दे रखी है वो होगी आपकी कौन सी, ये जब भी एक बात और दिमाग में रखिए, जब भी 220 वोल्ट का गया तो 220 वोल्ट ये क्या है, ये Vin का कौन सा मान है, RMS वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है। तो इस RMS वैल्यू में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका EP निकालना है। EP का मतलब है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी EP, वो हो जाएगी 220 आंसर में। उसके बाद क्या है, √2, ठीक है, क्योंकि RMS में इसमें रिलेशन क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू V मैक्सिमम अपॉन √2। तो V मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के EP ये क्या है, शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू है। तो ये जो आपके पास सारी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। EP हमने यहाँ से देख लिया कि EP इतना हो गया। अब मुझे क्या निकालना कि ES कितना होगा, ठीक है, ES कितना, यानी कि जो सेकेंडरी कोयल है वो सेकेंडरी कोयल का पीक वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी कोयल का पीक वोल्टेज में देखूंगा तो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि अगर फॉर्मूला हम देखते हैं तो क्या होता है कि EP अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन NS, है ना, ये होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप देखिए ये कितना हो जाएगा कि NS अपॉन NP इंटू EP, ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू रख दीजिए, कितना है NS अपॉन NP अगर देखें तो 2/15, ठीक है, कितना है
2/15। EP कितना है? EP है ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिलेगा? ES। लेकिन ES जो है यानी कि यहाँ पे EP है और यहाँ पे क्या है? ES। इस पूरे पे कितना है? ES है, ठीक है। और इन दोनों पे मिला के कितना? EM है। तो इसका मतलब जो EM होगा एक सिंगल डायोड के ऊपर जो वोल्टेज जाएगी वो क्या जाएगी? इसकी आधी जाएगी, ठीक है। क्योंकि आधे साइकिल में क्या जा रही है? आधे साइकिल में वोल्टेज में ये जा रहा है, आधे साइकिल में इस पे जा रही है। तो इसका मतलब एक वोल्टेज, एक डायोड पे कितनी वोल्टेज जा रही है? आधी वोल्टेज जा रही है उसकी, ठीक है। तो जो EM में लिखूंगा यहाँ पे वो EM क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ES/2। ये कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगी आपके पास वैल्यू? 1/2, ठीक है। और ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट। इसका आप डिवाइड करोगे, √2 कितना होता है? 1.414। उसको यहाँ पे रखिए, मल्टीप्लाई करिए, सोल्व करिए, तो ये करीब करीब आएगा 20 पॉइंट। एग्जैक्टली मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्यूशन आप लोग करेंगे इसका। ये जो आपको वैल्यू मिलने वाली है ये मिलेगी 20.74, ठीक है। कितनी मिलेगी? 20.74 वोल्टेज मिलेगी किसकी? EM की वैल्यू, ठीक है। यही अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता, एक बात दिमाग में रखिए, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो अपने को इसको हाफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ये आपके पास क्या आ गया? EM आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, वहाँ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नहीं था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या मिल जाएगी? इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे आइए, एक चीज़ हमने निकाल ली। अब इस पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है कि धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? IM फाइंड आउट करनी है। तो IM क्या होगी? तो आप देखिए आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो EM अपॉन रेजिस्टेंस कौन कौन सा लोगे? कोयल का रेजिस्टेंस, डायोड का रेजिस्टेंस, ठीक है। कोयल का रेजिस्टेंस कितना है? 0। डायोड का रेजिस्टेंस ये, प्लस करंट किससे फ्लो कर रही है? लोड से फ्लो कर रही है, तो RL, है ना। फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, तो RS प्लस RF प्लस RL, ठीक है। तीनों की वैल्यू रख दीजिए। तो 20/74 डिवाइडेड बाय RS कितना है? 0, प्लस ये कितना है? 10, और L कितना है? ठीक है, सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 20.74 डिवाइडेड बाय 1110, ठीक है। अब ये डिवाइड करोगे तो मैं आपको कैलकुलेशन आप लोग करते रहना, ये वैल्यू आपको मिलेगी तकरीबन 18.68 मिली एम्पियर, ठीक है। क्या मिलेगी? 18.68 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत यानी कि एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। करंट की क्या करनी है? एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देख लीजिए एवरेज कितना होगा, तो आई एवरेज, ठीक है, जिसे आई डीसी भी हम कहेंगे। तो आई एवरेज या आई डीसी कितना हो जाएगा? तो वो होता है IM अपॉन, ठीक है, 2IM अपॉन पाई। क्यों? क्योंकि कौन सा हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है। तो आप इसको रख दीजिए, यहाँ सोल्व कर लीजिए। तो 2 × 18 पॉइंट कितना आया? 68 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कितनी है? ये। जब आप इसको सोल्व करेंगे गुना भाग आप करते रहना, वैल्यू आपको मिलेगी 13.14, ठीक है। कितनी मिलेगी एवरेज वैल्यू? सॉरी 11.9, सॉरी कितनी मिलेगी? 11.9 मिली एम्पियर मिलेगी, ठीक है। जब आप सॉल्यूशन करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, गुना भाग आप कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगली वैल्यू है RMS। RMS कितनी होती है फुल वेव में? RMS होती है अपॉन √2। तो इसका मतलब 18.68 डिवाइडेड बाय 1.414, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 13.21 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास ये तीनों चीज़ें हो गई। दिष्ट धारा निर्गत शक्ति, ठीक है। ये इसका मतलब है कि आपको फाइंड आउट करना है जो आउटपुट पावर है, कौन सा? DC आउटपुट पावर, है ना। DC आउटपुट पावर आपको फाइंड आउट करना है। फिर से जब DC आउटपुट पावर की बात करते हो करंट कौन से लेंगे? DC करंट लेंगे, ठीक है। जब DC करंट लोगे तो वो किस में से फ्लो होगी? वो लोड में से फ्लो होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास P जो DC होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना, P DC होगा, वो क्या होगा? वो होगा I DC स्क्वायर इंटू RL, I DC स्क्वायर इंटू RL। I DC स्क्वायर आपके पास है कितनी है? ये 11.9 इंटू 10⁻³ स्क्वायर इंटू RL कितना है? RL है 1100, ठीक है। सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूँ वो कितना होगा, वो हो जाएगा
155.77 मिली वोल्ट। ये क्या होगा, मिली वोट के अंदर ये आंसर मिलेगा आपको 155.77 मिली वोट। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, अच्छा ऐसी भी पूछा है। ठीक है, निर्गत या फिर कह सकते हैं प्रत्यावर्ती निविष्ट शक्ति, है ना। इनपुट पावर कितनी हुई, कौन सी इनपुट पावर कितनी हुई, कौन सी इनपुट पावर जो हमने इसके अंदर डाली है, यानी कि जो इसके अंदर इनपुट किया है, तो वो क्या होगी आपकी पीडीसी। तो पीडीसी तो इसका मतलब करंट कौन सी लेंगे, आरएमएस वाली। ठीक है, करंट कौन सी लेंगे, आरएमएस वाली। और उसके साथ साथ दूसरा, क्योंकि एसी जो है वो क्या हो रही है, एसी आपके उस कोइल में से प्लस डायोड में से प्लस लोड में से, तीनों में से हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप ये लिखोगे तो आई आर एम एस स्क्वायर, है ना, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू में क्या लिखोगे, आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल। रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि वो तीनों में से निकल रही है। ठीक है, तो आर एस कितना है 0, आर एस कितना हुआ 10 और आर एल कितना है ये, तो आप इसमें से लिख लीजिए। आई आर एम एस कितना आ रहा है, पहले तो 13.21 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 10 + 100। ठीक है, इसको पूरे को सोल्व में आप देख लेना करके, ये आएगा 193.66 मिली वोट। ठीक है, तो इनपुट इतना हुआ, आउटपुट आपको ये मिल जाएगी डीसी वाली। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या पूछ लिया आगे आपको, अब पूछ ली दक्षता, यानी कि एफिशिएंसी पूछ ली इसकी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, पावर पे देते हैं, पावर कौन सी है, डीसी एसी दोनों पड़ी है आपके पास। ठीक है, तो थीटा क्या होता है, पी डी सी अपॉन पी ए सी। तो पी डी सी पी ए सी लिख दीजिए, तो 155.77 डिवाइडेड बाय 193.66। ठीक है, मिली से मिली वोट से मिली वोट कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, ये आपको लेना परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, इसमें लेते हैं परसेंटेज में, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 80.4%। ठीक है, रिपल फैक्टर पूछा है क्या, रिपल फैक्टर नहीं पूछा है। रिपल फैक्टर पूछे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपल फैक्टर क्या होगा, एसी अपॉन डीसी, तो क्या करते हैं रूट में आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर -1 कर देना, और वो वैल्यू आप देख लीजिए, आपको बिना सोचे समझे जब फुल वेव रेक्टिफायर है तो आपको आर एम एस वैल्यू कितनी लिखनी है, 48.2 जो है वो आर एम एस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, 80.4 आपके पास ये वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद में है निर्गत डिस्ट वोल्टता। अब आगे पूछा है कि डिस्ट वोल्टता कितनी पूछी है ना, आउटपुट डिस्ट वोल्टेज। तो आउटपुट जो होगा डीसी वोल्टेज पूछा है ना, तो डीसी वोल्टेज पूछा, तो इसका मतलब डीसी करंट कौन सी है, ये किस में से फ्लो करती है, रेजिस्टेंस, कौन से में से, लोड वाले में से ओनली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई डीसी इंटू आर एल कर दीजिए। देखिए, ये दिमाग में हमें रखना है, जब भी डीसी की बात आए तो डीसी सिर्फ आरएल में से फ्लो करेगी, और जब आरएमएस की बात आती है तो आरएमएस किस में से फ्लो करेगी, आरएमएस जो है कोइल में से ही फ्लो करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बस ये है कि मैं ये आरएल क्यों ले रहा हूँ और यहाँ तीनों क्यों ले रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर सारी चीज़ें समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, आई डीसी कितनी है हमारे पास 11.9 इंटू 10⁻³ और ये कितना है 1100। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगी 13.09 वोल्ट। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें ले ली और उसको सोल्व करके बता दिया है। मेन जो चीज़ है वो क्या है, ये फॉर्मूले। ठीक है, कहाँ मैं डीसी के साथ क्या ले रहा हूँ, रेजिस्टेंस, और आरएमएस वैल्यू के साथ कौन सा रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। जब एसी की बात करते हैं तो एसी के अंदर ऐसा क्या होता है, अच्छा इसको मैंने एसी नहीं लिखा क्या, ये एसी है ना, डी की तरह लिख दिया, ये ए है ना, पी ए सी है। तो जब डीसी की बात करूंगा तो डीसी में क्या होगा, डीसी के अंदर जो डीसी करंट है वो आरएल में से फ्लो करती है, एसी के अंदर जो है वो क्या करती है, तीनों में से फ्लो करती है। तो मेनली चीज़ें जो है वो ये है आपके पास। ठीक है, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें ले ली है ना, और वो एक जो मैंने आपको साइड अभी लास्ट के अंदर वो लिखा था है ना, वो सारणी जरूर बना लेना और उसको रोज डेली एक बार जब आप ये पढ़ो तो उससे पहले देख लेना, क्योंकि वो चीज़ अगर दिमाग में रहेगी तो आप ये कर जाओगे। सॉल्यूशन कराने का रीज़न ये था कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन सा रेजिस्टेंस हमें लेना है, कौन सा रेजिस्टेंस नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर जो है अब आते हैं हम लोग फिल्टर के ऊपर, है ना। फिल्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है मैंने अभी तक देखा नहीं है नॉर्मली। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एक स्टेप आगे चलना है
और वैसे फिल्टर का जब अपन रिपल फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, देखो फिल्टर क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम रेक्टिफायर लगाते हैं तो रेक्टिफायर के बाद में जो निकलने वाली वोल्टेज कैसी होती है, मैं फुल वेव की बात कर रहा हूँ, ऐसी होती है। क्या ये डीसी है क्या कंप्लीटली? नहीं। तो डीसी कैसी होनी चाहिए? तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो रिपल है यानी कि जो एसी प्लस डीसी दोनों पार्ट है इसमें, ठीक है। मुझे इस एसी वाले पार्ट को क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। एसी वाले पार्ट को क्या करना है, खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके आगे फिर लगाता हूँ फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो CL है ना, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये जो है ये एक फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस और ये क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों की प्रॉपर्टी आपको समझा देता हूँ ताकि बाकी आपको आगे समझ में आने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिल्टर में किसको यूज करेंगे, C और L को हम फिल्टर में यूज करेंगे, ठीक है। उसको कनेक्शन करने के अलग अलग तरीके हैं, सिंपल C लेते हैं, सिंपल L लेते हैं, C और L लेते हैं, 2 C और 1 L लेते हैं, पाई LO ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो अगर कैपेसिटेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, XC जो होगा इसका वो क्या होता है, 1/ωc, क्या होता है, 1/ωc, है ना। ये यही समझ लेना, बार बार नहीं समझाऊंगा फिर मैं ना, ठीक है। इसका जो इंडक्टेंस रिएक्टेंस होगा वो रिएक्टेंस क्या होगा, 1/ωc हो जाएगा, है ना। यानी कि जो प्रतिघात होगा वो कितना होगा, 1/ωc। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं DC, तो DC के लिए ओमेगा कितना होगा, 0। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DC डज नॉट पास, या कैन नॉट कर सकते हैं, है ना, DC कैन नॉट पास फ्रॉम C, है ना, कि DC कभी भी जो है वो C से पास नहीं कर सकती, लेकिन AC पास कर सकती है, ठीक है। AC कैन पास फ्रॉम C, ठीक है। क्योंकि उसके लिए क्या है, AC के लिए जो है, AC के लिए हमारे पास ये जो ओमेगा होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल नहीं है तो जो भी वैल्यू होगी और रिएक्टेंस कितना होगा वो बात की बात है, लेकिन पास कर सकती है इसके अंदर से, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए जो आपका ये वैल्यू आपको मिल रही थी, कौन सी, ये इस तरह की जो आपको करंट मिल रही थी, इसके अगर पैरेलल में अगर मैं लगा देता हूँ, क्या करूँ, पैरेलल में अगर मैं कैपेसिटेंस लगा देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ जो करंट ये आ रही है इस तरह वाली, ठीक है, उसमें से AC का जो पार्ट है वो जैसे फ्लो कर जाएगा, DC पूरी किधर जाएगी, इधर जाएगी, DC का कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा। तो AC का कुछ पार्ट क्या हो गया, इसमें से फ्लो कर गया, इसमें से फ्लो कर गया, तो वो क्या होगा, आउटपुट में आपको कौन सा मिलेगा, सिर्फ DC मिलेगा, ठीक है। आउटपुट में क्या मिलेगा, DC। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस को अगर मैं इसमें RL के पैरेलल लगा देता हूँ तो पैरेलल लगाने से क्या हुआ, AC का कुछ पार्ट क्योंकि इसको पास मिल जाएगा तो AC इधर से पास कर देगी, लेकिन DC कभी भी इस चीज़ से पास नहीं कर सकते। तो DC कहाँ मिलेगी, पूरी इधर। तो यानी कि इसमें जो AC प्लस DC का मिक्सचर था उसमें से कुछ AC हमने क्या कर दिया, फिल्टर में से छान दी। इसका मतलब क्या है, फिल्टर में से हमने छान दिया, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राउंडेड, तो नीचे चलेगी AC और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, DC जो है वो आपकी बढ़ जाएगी परसेंटेज पर। समझ पा रहे हो इस चीज़ का, उसका दूसरा पार्ट पोर्शन देखिए, ठीक है। तो कैपेसिटर हमेशा क्या लगेगा, पैरेलल में लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो क्या होगा, AC तो उसमें से निकल जाएगी, DC पूरी रुक जाएगी, तो आपको बाहर क्या मिलेगा, कुछ नहीं, DC का कोई पोर्शन मिलेगा ही नहीं, पूरी की पूरी AC मिलेगी बाहर अगर आप ऐसे देखोगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इंडक्टर की बात करूं तो ये क्या होता है, ωL, ठीक है। तो DC के लिए ओमेगा कितना होता है, 0। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DC कैन पास फ्रॉम L विदाउट एनी डिस्टोर्शन, ठीक है। यानी कि थोड़ा इसको ढंग से लिख देता हूँ, डिस्टोर्शन यानी कि AC अगर इसमें आप क्या लगाते हैं, इंडक्टर लगा देते हैं, है ना, एक कोइल लगा देते हैं, तो कोइल लगाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए DC के लिए ओमेगा कितना होता है, 0, ठीक है। तो जब कोइल लगा देंगे तो उस केस में क्या हुआ, XL जो है वो DC के लिए किसी भी तरह का कोई रिएक्टेंस उत्पन्न नहीं करता, कोई जो उसके अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करता, DC उसमें से आराम से फ्लो कर सकती है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर AC की बात करें तो क्या होगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, तो XL क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, XL क्या होगा,
नॉट इक्वल टू, अच्छा हमने यहाँ लिखा नहीं है एक्सएल क्या होगा, इसमें भी नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो एक्सएल नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब एसी का कुछ पोर्शन जो है यहाँ डिस्टॉर्ट होगा, एसी को कुछ, एसी को ये क्या करेगा, अपनी रोकेगा वहाँ पे, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, तो क्या होगा, आगे एसी को नहीं जाने देगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास आउटपुट जो अभी तक हमारे पास रिएक्टेंस ये मिल रही थी, और इसके पेड़ सीरीज में अगर मैं क्या लगा देता हूँ, सीरीज में क्या लगा दिया हमने, एक इंडक्टर लगा दिया एल। ठीक है, तो इंडक्टर एल लगा देंगे तो क्या होगा, और ये वी आउटपुट, तो इसमें से क्या होगा, एसी प्लस डीसी दोनों निकलेगी। डीसी को तो ये आराम से निकलने देगा, पूरी पूरी यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन एसी का कुछ पोर्शन क्या कर लेगा, यहाँ रोक लेगा वो। ठीक है, एसी का कुछ पोर्शन रोक लेगा, इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट में एसी का पोर्शन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, इंडक्टर कैसे लगेगा, इंडक्टर ऑलवेज सीरीज में लगेगा, कैपेसिटर ऑलवेज क्या लगेगा, पैरेलल में लगेगा। ठीक है, आगे समझ में, ये दिमाग में आपको रखना है। अब आगे आपकी बाकी सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये अच्छे से समझ लिया आपने। चलिए नेक्स्ट, इसलिए हम क्या करते हैं, फिल्टर में एल और सी को यूज़ करते हैं। अब जितना ज़्यादा इनको, जितने ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा वो आपको फिल्टर करता हुआ आगे चल जाएगा। मतलब छलनी है ना, एक छलनी लगाई, उसके नीचे एक और लगाई, उसके नीचे एक और लगाई, तो क्या होगा, जितनी छलनियों से छालोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, एसी बाहर निकलती जाएगी उसमें से, और डीसी आपके मिलती जाएगी आपको। ठीक है, चलिए, तो फिल्टर के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है नंबर 1 शंट कैपेसिटर, है ना, हाँ, शंट कैपेसिटर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब शंट क्यों है, आपको पहले क्या पैरेलल में लगाना, तो पैरेलल में क्या लगेगा, शंट। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो आपका ये रेक्टिफायर था, ये इस तरह का, ठीक है, ये जो रेक्टिफायर है इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों को मिला दीजिए आप इस तरह से, और यहाँ मान लीजिए लोड है, तो इस लोड से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा देते हैं, और उसके बाद लोड को जो है, ठीक है भाई, वो यहाँ था ना रेजिस्टेंस, तो कोई बात नहीं, मैंने इसको बाहर की तरफ कर लिया, कनेक्शन तो आपस में है नहीं वैसे भी इसका। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको फुल वेव रेक्टिफायर को बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर अगर मैं देखूँ, अब वैसे तो क्या होगा, इसको देखो, इसको सोल्व करने के लिए, इसका फाइनल रिपल फैक्टर निकालने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर मुझे उस कैलकुलेशन पे नहीं जाना। मैंने आपको पहले ही कहा था, कैलकुलेशन आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें आप इसमें दिमाग में रखेंगे। ठीक है, एक तो इसमें रिपल फैक्टर कितना होगा, और वो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए देखेंगे अपन लोग, किसके लिए देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ही देखेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आप लिख लीजिए कि रिपल फैक्टर इसमें जो आपके पास आने वाला बाद में फाइनल है ना, एक पेज का सॉल्यूशन मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आएगा 0.144 डिवाइडेड बाय एफ आर एल इंटू सी। ठीक है, एफ आर एल इंटू सी। अब देखिए, एक कन्फ्यूजन, ये नंबर तो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी इस कन्फ्यूजन को मैं आपसे दूर कर सकता हूँ। कन्फ्यूजन क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है, रिपल फैक्टर क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपके पास ऊपर तो नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाली जो डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आप देखिए 1/RC किसके बराबर होता है, ये होता है 1/ फ्रीक्वेंसी के, किसके बराबर होता है, 1/ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि RC क्या होता है, एक बात देख लीजिए, RC क्या होता है, RC होता है टाइम पीरियड। RC क्या होता है, RC की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, टाइम पीरियड के इक्वल, जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये आप सोल्व करके देख लेना। अभी आपको RC मैंने बताया था, जब आपको पहला ही वीडियो बताया था मैंने, डायमेंशन वाला जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको लिखाया था RC R/L, और एक और था, है ना, RC R/L, और एक 1/√LC। ठीक है, इन सब की जो वैल्यू थी वो क्या थी, किसके बराबर थी ना, √LC की वैल्यू किसके बराबर थी, ये सारी की सारी वैल्यू थी वो टाइम पीरियड के इक्वल थी। उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन। अब ये टाइम पीरियड के इक्वलेंट है, तो ये क्या है, टी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T, टी से टी कैंसिल आउट, तो क्या मिला, डायमेंशन लेस मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा जो है इसके अंदर कि वोल्टेज जो है आउटपुट कितना मिलेगा डीसी में, है ना, तो डीसी में आउटपुट वोल्टेज जो है वो कितना मिलेगा, उस पर भी कई बार आप देख लीजिए, तो ये मिलेगा EM माइनस। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ तो लॉस होगा ही सही ना जब अपने सर्किट को यूज़ करेंगे, तो ये क्या होगा, EM माइनस EM/4F। ठीक है, तो आप अगर इसमें और इसमें अगर आप मान लीजिए क्या बनाना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन को अगर आप मर्ज करेंगे दोनों को, तो आप देखेंगे नीचे की जो वैल्यू है वो इक्वल सी आ रही है। ठीक है,
बाकी तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस, तो EM में से EM माइनस, तो वोल्ट में से वोल्ट माइनस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो EM -4 और उसके बाद भी एक फैक्टर आ रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये चीज़ें सारी डायरेक्ट याद रखनी है। देखो मैंने आपको थ्योरेटिकली जो समझाना था कि कैसे वर्क करता है वो मैंने पहले ही समझा दिया, L और C कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब अगर हम इसको शंट में लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ जो आपके पास ये करंट आ रही थी इस तरह की, ठीक है, उसमें से कुछ AC का पार्ट इधर चला जाएगा, बाकी जो मैक्सिमम वो DC का पूरा पार्ट क्या होगा, इस तरफ जाएगा, तो कुछ AC कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, वो रिपल फैक्टर से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस रिपल फैक्टर को और ये DC वाला, ये दोनों आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये हो गया हमारा पहला जो है पोर्शन इसका, ठीक है, फिल्टर का। दूसरा है L फिल्टर, है ना, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सेकंड है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, ठीक है। इसमें भी वही दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब सीरीज में क्यों है, मैंने आपको पहले बता दिया, इंडक्टर को सीरीज में क्यों लगाते हैं। अच्छा, मैं बार बार इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं बार बार इसको यूज़ करने वाला हूँ सर्किट में। अब ये क्या होगा, सीरीज में लगेगा, तो कैसा आएगा, L इस तरह से लगेगा, और फिर ये R हो गया यहाँ पे, और आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ पे लेने वाले हो, ठीक है। इसको मैं अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ फाइंड आउट करने का, ठीक है। ये किस में लगेगा, वो पैरेलल लग रहा था, ये किस में लगेगा, सीरीज में। और मैं आपको बता चुका हूँ क्यों लगेगा, क्योंकि क्या होगा, ये DC को तो बिल्कुल स्मूथली पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है DC में, लेकिन AC को थोड़ी बहुत रोक लेगा। AC को रोकेगा, इसका मतलब बाहर मिलने वाली वैल्यू क्या होगी, वो कुछ कम आपको मिलेगी AC वाले में, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको रिपल फैक्टर मिलने वाला है, वो गिवन है क्या बुक में, ये गिवन है। इसका जो रिपल फैक्टर आएगा, वो रिपल फैक्टर आएगा, देखिए आप कि R इज इक्वल टू, ठीक है, ये होगा 0.236 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ओमेगा L अपॉन RL, ठीक है, ओमेगा L अपॉन RL। देखिए उसके अंदर C और देखो L, और उसमें क्या था, C और RL आने क्योंकि RL पे भी डिपेंड करेगा, C पे भी डिपेंड, इसमें भी क्या होगा, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही कहा था कि L अपॉन R की वैल्यू किसके बराबर होगी, L अपॉन R है वो T के इक्वल होना है, उसकी वैल्यू मतलब उसका जो डायमेंशन है L अपॉन R की किसके बराबर होगी, T के इक्वलेंट होगी, ठीक है। तो T के इक्वलेंट होगी तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा किसमें होता है 1/T, T से T कैंसिल आउट, फिर से आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज इसमें गिवन है क्या, तो प्रत्यावर्ती का है, और इसके अंदर गिवन नहीं है, तो इस पर कोई क्वेश्चन आपको पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। रिपल फैक्टर का आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तीसरा जो है वो है हमारे पास L फिल्टर, है ना, जिसको LC भी बोलते हैं, और कई बार इसको L फिल्टर भी बोलते हैं, LC फिल्टर, या फिर बोल सकते हैं L सेक्शन फिल्टर, है ना, या तो LC फिल्टर, दूसरा नाम है L सेक्शन फिल्टर। L सेक्शन क्यों बोलते हैं, L सेक्शन इसलिए बोलते हैं, L वो इंडक्टर वाला नहीं, L मतलब L की तरह दिखता है, क्यों दिखता है, देखिए ये L क्या कर रहा है, सीरीज में है, ये सीरीज में जब है तो AC को रोक रहा है। इसी तरह से मान दीजिए मैं क्या करता हूँ, इसके सीरीज में या पैरेलल में कैपेसिटर और लगा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस से जोड़ता हूँ, तो क्या हुआ, अब आप सोचिए इसके बारे में कि C भी क्या कर रहा है, AC को कम कर रहा है, और L भी AC को कम कर रहा है, तो कुछ AC इसने कम कर दी, फिर यहाँ पहुँचे तो कुछ AC का पोर्शन इधर से निकल गया, तो आगे पहुँचने वाली जो होगी उसमें क्या होगा, ओनली DC होगी, AC क्या होगी, और ज़्यादा कम हो जाएगी। समझ पा रहे मेरे बात को, जितना ज़्यादा हम L और C को यूज़ करेंगे सीरीज में, L को और C को पैरेलल में, उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, कहना लो एक छलनी यहाँ लगा दी, एक छलनी यहाँ लगा दी, तो फिर इन्होंने AC को छान दिया, सॉरी AC को तो रोक लिया और DC को आगे छान दिया, तो DC हमें क्या मिली, यहाँ मिल जाएगी। तो इसका रिपल फैक्टर क्या होगा, और ज़्यादा कम होगा, ठीक है, इसका रिपल फैक्टर क्या होगा, और ज़्यादा कम होगा। और इसका जो रिपल फैक्टर आता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, वो आता है ये वाला, ठीक है, ये आएगा 0.118, ठीक है, 0.118 ओमेगा स्क्वायर LC, ठीक है, कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर LC। तो मैंने आपको पहले ही कहा था LC की वैल्यू किसके बराबर होती है, रूट LC जो है किसके बराबर है, T यानी टाइम के इक्वल है, और ये क्या होता है 1/T स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो LC, तो T स्क्वायर T स्क्वायर, कुल मिला के डायमेंशन लेस इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और जो है इसके अंदर ठीक है, ये आपको रिपल फैक्टर इसमें ध्यान रखना है।
चौथा जो है वो है पाई फिल्टर, ठीक है, चौथा है पाई फिल्टर। तो पाई फिल्टर में क्या करें, एक सी और लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं, पाई कैसे बनेगा, ऐसे बनता है पाई, तो इसका मतलब यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक सी और लगा देता हूँ, तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है, बन गया पाई। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से करंट पहुँचेगी ये वाली, कुछ ऐसी इधर निकल गई, कुछ ऐसी इसने रोक ली, कुछ ऐसी इसने रोक ली, तो कुल मिला के लास्ट में क्या मिलेगा, करीब करीब आपको DCC ही मिल जाएगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन तो AC का होगा ही होगा। मैंने आपको फिर भी कहा कंप्लीट नहीं चलेगी, ठीक है, कंप्लीट छानने के लिए फिर आपको वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा जेनर डायोड पे रहेगा, और जेनर डायोड के बारे में तो एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, वो मैं भी आपको अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हुआ, इस पाई वाले केस के अंदर जो है आपको वैल्यू फाइनली जो मिलेगी वो रिपल फैक्टर की मिलेगी। ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, रिपल फैक्टर जो इसमें मिलेगा, बस ये रिपल फैक्टर के फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको फाइनल जो वैल्यू 0.177 ओमेगा क्यूब C1 C2 L R1, ठीक है, तीनों चीज़ें इसमें आनी चाहिए। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसको फाइनल फॉर्मूला लिया है ना इसकी वैल्यू का। अब इसमें क्या होगा, फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों यूज आएंगे, तो देखिए C1 या LC जिसे मान लीजिए, LC कहता हूँ तो वो किसके इक्वल है, टाइम स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। RC कहता हूँ किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। तो इसका मतलब देखिए RL है ना, ये RL भी होगा, ये तीनों सारे के सारे किसमें आएंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हमें डायमेंशनलेस बनाने के लिए क्या करूँ, कितना आ रहा है, T का क्यूब आ रहा है, तो T का क्यूब आ रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ओमेगा क्यूब रखना पड़ेगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1/T क्यूब, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, ठीक है, बराबर नहीं मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, डायमेंशन 0, यानी कि डायमेंशन लेस मिल जाएगा, और वही हमें चाहिए, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो याद करने के तरीके हैं, ठीक है, तो आप कैसे भी याद कर सकते हो, बस ये वैल्यू जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। ये तो मुझे पता है कि आप डायमेंशन से देख लोगे, लेकिन ये जो वैल्यू ऊपर की, ये 4 वैल्यू आपको याद करनी है, C के लिए, L के लिए, फिर L सेक्शन के लिए, और फिर पाई सेक्शन के लिए क्या क्या वैल्यू होगी फिल्टर की, ठीक है। और क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, पैरेलल या सीरीज, वो मैंने आपको जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया ना। ये याद करने वाली चीज़ तो याद करनी पड़ेगी। कंसेप्ट जो था, C को पैरेलल क्यों लगाते हैं, L को सीरीज में क्यों लगाते हैं, वो मैं आपको कंप्लीटली बता चुका हूँ, ठीक है। अब इस पर कोई न्यूमेरिकल आता है, C, L और इनकी सबकी वैल्यू देंगे, और वैल्यू देके अगर आपको ये पूछ लिया जाता है, इन सबकी वैल्यू देके और ये पूछ लिया जाता है कि रिपल फैक्टर कितना होगा, फाइंड आउट किए, तो आप मेरे ख्याल से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको आने वाली है नहीं, ठीक है। चलिए, अब जो बचा है अपना वोल्टेज रेगुलेशन में जेनर डायोड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। चलिए, फिल्टर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिल्टर वाले लेते हैं डायरेक्टली अपन क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज पूर्ण तरंग डिस्टकारी को 400 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है अपने को, F गिवन है 50 हर्ट्ज, ठीक है। एक पूर्ण तरंग डिस्टकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर है, और उसके लिए 400 वोल्ट की निर्गत वोल्टता, ठीक है। तो निर्गत वोल्टता कौन सी है, DC वाली होगी। निर्गत वोल्टता कितनी है हमारे पास, 400 वोल्ट, ठीक है, यानी कि निर्गत का मतलब आउटपुट, इंग्लिश में कहेंगे तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है। तथा निर्गत वोल्टता तथा लोड धारा, जो लोड धारा, तो लोड, अब देखिए लोड में से कौन सी धारा प्रवाहित होगी, DC या AC, तो DC, ये दिमाग में रखना कि दिया क्या है ना। लोड धारा कौन सी है, DC, ठीक है। निर्गत कौन सी है, DC, क्योंकि हमारे पास क्या लगा रहे हैं हम लोग, चाहते हैं DC है हम निर्गत, यानी कि आउटपुट में क्या चाहते हैं, DC चाहते हैं। तो ये दिमाग में रखना चीज, देखो इसमें DC कहा नहीं है इसने क्या कहा था, 400 वोल्ट की निर्गत वोल्टता, तो निर्गत वोल्टता मतलब आउटपुट क्या है, DC। दूसरा 100 मिली एम्पियर की लोड धारा का मतलब क्या है, DC, तो ये कितना है, 100 मिली एम्पियर, ठीक है। अगला प्राप्त होती है उर्मिका गुणांक का मान, अब R गिवन है, R जो है वो क्या है, R का मान 0.1 से कम रखने के लिए, अब इससे कम रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0.1 से क्या रखना, R का मान कम रखने के लिए पार्श्व धारिता का मान ज्ञात कीजिए। C का आपको मान ज्ञात करना है, और पार्श्व धारिता लिखा है, इसका मतलब शंट कैपेसिटर, आपको कौन सा दिया है, शंट कैपेसिटर जो है वो केस दिया है, कैपेसिटर फिल्टर,
कौन सा केस है आपके पास? शंट कैपेसिटर फिल्टर वाला केस है। ठीक है, चलिए तो शंट कैपेसिटर वाले केस में क्या होता है, आपके पास रिपल फैक्टर कितना होता है शंट कैपेसिटर वाले में? तो आप फॉर्मूला लिखिए रिपल फैक्टर का, देख लेते हैं कितना है फॉर्मूला, क्योंकि याद तो मुझे भी वैल्यू है नहीं नंबरिकल, वो तो आपको याद करनी है, मैंने आपको पहले ही कहा है। शंट कैपेसिटर कहाँ गया, ये रहा। फुल वेव रेक्टिफायर है और शंट कैपेसिटर है, तो इसके लिए जो वैल्यू है आपके पास ये है 0.144 अपॉन FRLC। ठीक है, ये आपको वैल्यू जो है शंट कैपेसिटर के यूज़ करनी है। अब आप सबसे पहले देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको R गिवन है, ठीक है, S गिवन है, ये रहा, C आपको फाइंड आउट करना है और RL आपके पास है नहीं। ठीक है, तो दिमाग में क्या रखना है कि C फाइंड आउट करना है, मेरे पास ना तो RL है और ना C है, तो क्या मैं एक फॉर्मूले से सोल्व कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो इसका मतलब RL नहीं है, तो RL मुझे फाइंड आउट करना है, तो RL के लिए मुझे क्या इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, क्योंकि लोड पर वोल्टेज कितनी है, इतनी, लोड पे करंट कितना है, इतना, तो लोड कितना होगा, तो RL कितना हो जाएगा, RL हो जाएगा E DC अपॉन I DC। भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, तो दिखा लीजिए 400 अपॉन 100 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, 4 किलो ओम क्या हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब आ जाइए उर्मिका गुणांक के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन रख दीजिए, सारी वैल्यू 0, अच्छा बराबर दोनों चिन्ह लगा दिए। ठीक है, ये उसके बाद में आगे वैल्यू सॉल्व करिए। F की वैल्यू कितनी है 50 इंटू रजिस्टेंस कितना है 4 इंटू 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस कितना है C। ठीक है, अच्छा 14 है ना, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये जो बराबर होना चाहिए ये आना चाहिए, यानी कि छोटा किससे होना चाहिए, उर्मिका गुणांक इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, आगे वैल्यू समझ में आपको यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं। अब इसको पलट लीजिए, है ना, सर एक सेकंड में उर्मिका गुणांक ये लिख देता हूँ, ये किसके बराबर है, R के बराबर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रख दी। अब ये जो वैल्यू आनी चाहिए ये क्या आनी चाहिए, 0.1 से छोटी आनी चाहिए, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0.1 से छोटी। तो इसका मतलब क्या है कि ये होगा 0.1 से छोटा, ये ना कंडीशन, तो कंडीशन हमने यहाँ लगा दी। उस 0.1 से छोटी आने के लिए C का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको वेरी कर दीजिए, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, या पहले उसको ऐसे ले लें, C को उस तरह भेज देते हैं ना, इस पूरी वैल्यू को इस तरह भेज देते हैं, तो 0.141 इसको उधर भेज दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो कितना हो जाएगा, C इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा, तो 50 इंटू 4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वैल्यू, आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये आएगी C इज़ ग्रेटर देन 7 पॉइंट ना, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो C तो ग्रेटर देन आ रही है 7.22 माइक्रो फेराडे, 7.22 माइक्रो फेराडे। सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कैलकुलेटर से यूज़ कर लेना, उसको सोल्व कर लेना। आपको नॉर्मली जब आप एग्जाम में दोगे तो क्या कर सकते हो, इसको आप इससे काट सकते हो, क्योंकि 0.1 आ रहा, 1-2 डिजिट का उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं आपके। ठीक है, तो ये कट जाएगा। आपको सीधा क्या करना है, 4 इंटू ये कर दीजिए, ठीक है, और उसमें डिवाइड करिए, आपके पास आंसर करीब करीब जो है इसमें क्या होगा, ये 7.22 की जगह क्या आ जाएगा, 7.1 समथिंग हो जाएगा। तो आप उसमें देख सकते हैं आसपास वैल्यू कौन सी आ रही है, वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। घबराने वाली बात इतनी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको जब वो देंगे ना तो आपको थोड़ा दूर देंगे, ताकि क्या है कि आपको इतनी तो मतलब वो स्वतंत्रता रहे, इंडिपेंडेंसी की, आप इसको 1.44 को 1.1 मान सकते हैं, है ना। ठीक, चलिए, तो आपके पास ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। कोई समस्या है यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके आते हैं तो सिंपल सा है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, और अगर आपको याद रहेगा तो कोई आपको समस्या इसमें आने वाली नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के मेरी तरफ से जो है मैंने आपको रेक्टिफायर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया है। उस रेक्टिफायर में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज रेगुलेशन वाला रहता है, जीनर डायोड, है ना, वोल्टेज रेगुलेशन जो हम किससे करेंगे, जीनर डायोड से। तो जीनर डायोड के हमारे पास कम से कम 2 वीडियो बनेंगे, वो कम्प्लीटली मैं अलग से बना दूंगा। अगला नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो जीनर डायोड पे होगा। ठीक है, तो जीनर डायोड के वीडियो देख लेंगे। जीनर डायोड में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर नहीं जाऊँगा, क्वेश्चन सोल्व करने पर जाऊँगा ज़्यादातर। जीनर डायोड में क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्टली पड़ेगा, और वो जो क्वेश्चन है वो एक आता ही आता है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन मैं आपको जो है उसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और उसके बाद में जो है आपको एक वीडियो जो है मैं 15-20 मिनट का ये डालने वाला हूँ नेक्स्ट, कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आपकी जो है आपको पता है नोटिफिकेशन आ गया है ना, तो नोटिफिकेशन आ गया है कि आपके पोस्ट, अब फिजिक्स की पोस्ट शायद 80 के आसपास है ना, तो 80 के आसपास पोस्ट है, तो इसका मतलब है कि टफ कॉम्पिटिशन है।
और टफ कॉम्पिटिशन में आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि तैयारी कैसे करनी है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए मेहनत तो गधा भी करता है लेकिन गधे को सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। तो दिमाग में क्या रखना है कि मेहनत जरूर करनी है अपने को, लेकिन मेहनत के लिए ये नहीं कि हम उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करें जो चीज़ें हमारे एग्जाम में नहीं आने वाली। नॉर्मली ये होता है कि हम लगभग सारे जो है पढ़ते बहुत हैं, लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता या एग्जाम में प्रेशर होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि हम उन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं जो हमारे आएगी नहीं। अब होगा क्या कि आप जब इसकी बुक लेके बैठोगे, है ना, मैं बुक भी बताऊंगा कौन कौन सी पढ़नी है। जब आप मान लीजिए नॉर्मली आप यूजी वाली बात करते हैं, यूजी में आप मान लीजिए बुक लेके बैठते हैं कौन सी, सीबीएस वाली, अब उनके न्यूमेरिकल आप सोल्व करने बैठ गए, तो आप दिमाग में रखिए आप वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। न्यूमेरिकल जो आने वाले हैं वो न्यूमेरिकल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कहाँ से आएंगे, ठीक है, और मैं अभी बता दूंगा। यूजी के पोर्शन में से मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो है 55 अगर क्वेश्चन है तो उसमें 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड या डायरेक्ट फॉर्मूले होंगे, वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। 11th-12th वाले पोर्शन जो है उसके अंदर मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, यानी कि 55 जो क्वेश्चन है उसमें से 40 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, बाकी सारे क्या मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वो मैं आपको वीडियो में जब नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको सारी तैयारी कैसे करनी है वो बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट हम मिलते हैं जेनेट डायोड के वोल्टेज रेगुलेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।